क्या भारत और चीन के रिश्तों में सचमुच कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या गलवान के बाद पैदा हुआ तनाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है या कम हो रहा है? लेकिन अरुणाचल में जो कुछ हुआ उसे किस रूप में देखा जा रहा है? और क्या बीजिंग की वो बेहद महत्वपूर्ण बातचीत जिसका जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं, वो बातचीत क्या सितंबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत चीन संबंधों के लिए एक नई जमीन तैयार कर सकती है? आज पॉइंट दर पॉइंट बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम फ्री में आपके लिए खबर और विश्लेषण लेकर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 24 अगस्त को चीन की यात्रा पर हैं। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री और भारत चीन सीमा वार्ता के विशेष प्रतिनिधि वांग यी से हो रही है। दोनों के बीच विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की यह बातचीत है। ये कोई सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं है। ये वही तंत्र है जिसे भारत और चीन ने सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए साल 2003 में बनाया था। यानी बातचीत का मूल विषय है दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति, स्थिरता और 2020 के पहले की यथास्थिति। लेकिन इस बातचीत की अहमियत समझने के लिए हमें 2020 में वापस जाना होगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में हुई हिंसक झड़प ने भारत चीन संबंधों को कई साल पीछे धकेल दिया। सीमा पर सैनिकों की तैनाती हुई, भारी तैनाती हुई। दोनों देशों के बीच भरोसा टूटा और बुरी तरह टूटा। और इसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं रहा बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी संबंधों पर भी पड़ा। फिर अक्टूबर 2024 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से ठीक पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गश्त को लेकर एक समझ बनी थी। इस समझ के तहत देपसांग और देमचौक जैसे क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ने का रास्ता खुला। इसके बाद दोनों देशों ने कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई। कई जगहों पर लेकर भारत की आपत्ति अभी भी बरकरार है। यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझनी जरूरी है और हमें समझनी चाहिए। 2024 का समझौता सीमा विवाद का समाधान नहीं था। इसने सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सैन्य तनाव को कम करने और गश्त की व्यवस्था को सामान्य बनाने की दिशा में रास्ता खोला था, जो 2020 के गलवान झड़प के बाद से बंद हो गया था। भारत और चीन के बीच दशकों से चला आ रहा मूल सीमा विवाद आज भी कायम है। तो फिर सवाल है कि डोवाल वांग की यह बातचीत, ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के रिश्तों में कुछ ऐसे कदम दिखाई दिए हैं जो 2020 के बाद की स्थिति से अलग हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सीमा व्यापार की वापसी। भारत और चीन के बीच 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्ग हैं। इनमें उत्तराखंड का लिपुलेख पास है, हिमाचल प्रदेश का शिप्की ला है और सिक्किम का नाथुला है। 2026 में इन रास्तों से सीमा व्यापार को फिर शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी और नाथुला तथा शिप्की ला से व्यापार 6 साल के अंतराल के बाद फिर शुरू हुआ। एक बार फिर बता दें कि यह अपने आप में कोई सीमा समझौता नहीं है, लेकिन यह डेवलपमेंट ये जरूर बताता है कि दोनों देश कुछ ऐसे संपर्कों को फिर से खोल रहे हैं या खोल चुके हैं जो 2020 के बाद लगभग ठहर गए थे। और यहीं से भारत चीन संबंधों की मौजूदा तस्वीर समझ में आती है। दोनों देशों के बीच अभी भी गहरा रणनीतिक अविश्वास है। सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के मतभेद बने हुए हैं। इसमें कुछ ताजा आयाम भी जुड़े हैं जो बेशक आधिकारिक तौर पर सामने न आए हों, लेकिन भीतरखाने इसकी चर्चा जरूर है। बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह इस पर बयान दे चुके हैं कि हमारा जो ट्विटर पोस्ट है उस पर फैक्ट चेक करके लिखा हुआ है कि नहीं साहब, सो नॉट करेक्ट, फेक न्यूज। ये कहना कि हाँ ये गलत है, कहां से ये सही गलत कहां से सवाल आया साहब? हम तो सवाल पूछ रहे थे आपसे। आप किसी सवाल को आप इग्नोर ना करें या साइड स्टेप ना करें, ये नहीं कहें कि फेक है। ये सवाल है, सवाल फेक या नहीं होता है। सही सवाल सही होता है, गलत होता है, आप बताएं सही है कि गलत। आप कहते हैं कि 60 किलोमीटर तक सेना ने
चीन की सेना नहीं घुस आई। और फिर आप कहते हैं कि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, तो बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि 60 किलोमीटर तक आपके सीमा के अंदर आई कि नहीं आई? अरुणाचल के ताजा विवाद को हो सकता है कि इस वजह से भी अंडर कारपेट रखा जा रहा हो, क्योंकि दोनों देश यह भी समझते हैं कि लगातार तनाव उनके अपने हित में नहीं है। इसलिए फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वह पूर्ण दोस्ती नहीं, बल्कि तनाव को नियंत्रित करने और रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिश है। अब इस कहानी का अगला बड़ा पड़ाव है सितंबर। भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है और इसी सम्मेलन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा की है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो ये अक्टूबर 2019 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। यहां संभावित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक उनकी भारत यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत ने उन्हें सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया है और कई रिपोर्टों में उनके आने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रपति शी के ठहरने के लिए दिल्ली में लॉजिस्टिक्स भी देखा जा रहा है, लेकिन उनके दौरे की अंतिम आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यही वजह है कि अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा को महज सीमा वार्ता के रूप में नहीं देखा जा रहा है। अगर सितंबर में शी जिनपिंग भारत आते हैं तो मोदी और शी की आमने सामने की बातचीत होनी लाजमी है और ये 2020 के बाद भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत होगा। हालांकि 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स के दौरान मुलाकात और फिर 2025 में तियानजिन यानी कि चीन में ही एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शी की द्विपक्षीय बातचीत भी हो चुकी है। दिल्ली में होने वाली मुलाकात इस कड़ी में बेहद अहम मुलाकात होगी। जाहिर है कि इसमें संबंधों में अब तक आई बढ़ोतरी या बेहतरी की समीक्षा भी होगी और आगे बढ़ने की दिशा भी तय होगी। लेकिन अभी रिश्ते जिस पड़ाव पर हैं उसे भारत की रणनीतिक जीत या चीन के साथ रिश्तों में पूरी तरह बदलाव कहना जल्दबाजी होगी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या सीमा पर शांति लंबे समय तक बनी रहती है या हमेशा के लिए बनी रहती है? क्या दोनों सेनाओं के बीच विश्वास बढ़ता है? क्या बाकी विवादित क्षेत्रों को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है? क्या आर्थिक संबंधों में स्थिरता आती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या दोनों देश एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं को स्वीकारते हुए आगे बढ़ते हैं? इन सवालों का जवाब किसी एक बैठक में नहीं मिलेगा। यही वजह है कि डोभाल और वांग यी की बातचीत को किसी अंतिम समाधान की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखना ज्यादा सही होगा, ज्यादा मुनासिब होगा। भारत के लिए भी चुनौती यही है। चीन के साथ संबंधों को सामान्य करना एक बात है और चीन पर रणनीतिक भरोसा करना दूसरी बात है। नई दिल्ली के लिए सीमा पर शांति जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा हितों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ बीजिंग के लिए भी भारत के साथ स्थिर संबंध आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों देशों के बीच फिलहाल एक दिलचस्प स्थिति बन रही है, जिसमें प्रतिस्पर्धा भी है, विवाद भी है और संवाद भी है। सवाल यह नहीं है कि भारत और चीन अचानक दोस्त बनने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित करके एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जिसमें सीमा पर शांति बनी रहे और बाकी क्षेत्रों में सीमित सहयोग जो है वो आगे बढ़ सके। अजीत डोभाल और वांग यी की 25वें दौर की बातचीत इसी दिशा में एक बड़ी परीक्षा है और इसके बाद अगर सितंबर में शी जिनपिंग भारत आते हैं तो मोदी शी बातचीत इस प्रक्रिया को और बड़ा राजनीतिक आयाम दे सकती है। लेकिन अंतिम सत्य तो यही है कि एक बैठक से सीमा विवाद खत्म नहीं होगा, एक शिखर वार्ता से अविश्वास खत्म नहीं होगा। इसका तो लंबा सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा। और हाँ, व्यापारिक रास्ते खुलने से भी रिश्ते पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाएंगे। असल बदलाव तब माना जाएगा जब सीमा पर स्थिरता कायम रहे, सैन्य तनाव और कम हो और चीन भारतीय भरोसे का गला न घोटे। तियानजिन में मेरे एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत का पक्ष साफ कर दिया था। मेरा सवाल ये है कि चीन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें राष्ट्रपति शी के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा, और मैं कोट कर रहा हूं,
कि हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सीमा मुद्दे को समग्र चीन भारत संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। सवाल यह है कि भारत क्या चीन के इस रुख से जो सहमत है, क्योंकि भारत पहले से कहता रहा है कि 2020 अप्रैल के पहले की यथास्थिति जो है वो पहली शर्त है दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य करने की। उमा, आपका जो प्रश्न था कि जो राष्ट्रपति शी ने कहा है बाउंड्री इश्यूज और द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। मोदी शी मुलाकात के ठीक बाद विदेश सचिव का यह बयान बहुत मार्के का है। इसलिए फिलहाल सबसे सटीक निष्कर्ष यही है कि भारत और चीन के बीच बर्फ पिघलने के संकेत जरूर हैं, पिघले भी हैं, लेकिन अभी पूरी तरह पिघली नहीं है बर्फ। आने वाले कुछ सप्ताह ये तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि ये सिर्फ कूटनीतिक संपर्क की वापसी है या वास्तव में भारत चीन संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत। आपको क्या लगता है? क्या भारत को चीन के साथ रिश्ते तेजी से सामान्य करने चाहिए या सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर पहले और ज्यादा ठोस प्रगति जरूरी है, चीन से और ज्यादा ठोस भरोसा जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक बड़ी खबर और उसके विश्लेषण के साथ। तो देखते रहिए उमाशंकर सिंह पॉइंट। फिलहाल नमस्कार।